साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण काल पर चर्चा होगी। आप अवगत हैं कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में काल से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः काल के उपभेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य दिए रहते हैं, उन्हें पूछा जाता है कि इस वाक्य में किस काल में यह वाक्य है। काल, आप अवगत हैं कि काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है समय। हम आज के वीडियो में काल की परिभाषा, काल के भेद, काल के उपभेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिश ये होगी कि हमारी चर्चा को अगर आप पूरा देख लें तो कोई भी वाक्य आप देखें तो एक निगाह में आप उसको पहचान जाएं कि यह वाक्य किस काल में है, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूरा लाभ मिले। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और चर्चा से जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आइए जुड़ते हैं प्रकरण से, देखते हैं काल की परिभाषा को। क्रिया के जिस रूप से, काल की परिभाषा देखिए, कह रहा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब इस परिभाषा में आप ध्यान से देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। कह रहा है क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय और क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता, यानी क्रिया पूरी हो चुकी है या अभी अपूर्ण है और क्रिया के होने का समय क्या है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं काल में, उसे काल कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण के माध्यम से देखिए, इसमें देखिए तीन वाक्य हमने रखे हैं क्रमशः उदाहरण में। पहला वाक्य देखिए, इसको उदाहरण आप देख लेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पहले वाक्य में कह रहा है कि रजनी सिलाई सीखती है। रजनी सिलाई सीखती है। इसमें जो दो बातें परिभाषा में कही गई हैं कि पूर्णता या अपूर्णता, क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता और क्रिया के होने का समय। तो इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि रजनी सिलाई सीखती है, इसमें कार्य पूरा हुआ है? नहीं पूरा हुआ है, कार्य अपूर्ण है। सीखती है, सीख नहीं चुकी है। रजनी अभी सिलाई सीखती है, यानी क्रिया जो है वो अपूर्ण है, क्रिया अपूर्ण है। क्रिया की अपूर्णता, क्रिया की अपूर्णता का बोध, क्रिया अपूर्णता का बोध है एक बात। दूसरी बात इसमें आप देख रहे होंगे कि कार्य क्या है, कार्य इस समय में हो रहा है, क्रिया इस समय में हो रही है, इस समय में, है ना। क्रिया भी समाप्त नहीं हुई है या भविष्य में नहीं होगी, क्रिया इस समय में हो रही है। अब आइए दूसरा वाक्य आप देखिए। पहला वाक्य आपने देखिए, दूसरे वाक्य में कह रहा है रजनी ने इंटर तक पढ़ाई की। रजनी ने इंटर तक पढ़ाई की। इसमें क्या हुआ, इसमें क्रिया पूर्ण है। क्रिया क्या है? क्रिया पूर्ण है, पूर्ण हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्रिया क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। इंटर तक पढ़ाई वो कर चुकी है। और समय क्या है? समय बीत चुका है ना। बीते हुए समय की बात हो रही है, बीता हुआ समय का बोध हो रहा है। ठीक। अब देखिए तीसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में क्या कह रहा है कि रजनी स्नातक की पढ़ाई करने प्रयागराज जाएगी। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण, क्रिया अपूर्ण है, क्रिया अपूर्ण है, यानी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई करने जाएगी। और समय कौन सा है? आने वाले समय का बोध है। यानी अब इन तीनों वाक्यों में देखिए, पहले वाक्य में इस समय का बोध, दूसरे वाक्य में बीते हुए समय का बोध है और तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो इस तरह से साथियों काल के तीन भेद हुए। पहला भेद क्या है, इसको आप देखिए, वर्तमान काल, यानी इस समय में। दूसरा भेद क्या है? भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। तीसरा भेद क्या है? भविष्य काल, यानी आने वाला समय। स्पष्ट काल के भेद आपको समझ में आ गए होंगे।
वर्तमान काल से इस समय का बोध, भूतकाल से बीते हुए समय का बोध और भविष्य काल से आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है, चलिए अब इनके भेदों को हम विस्तार से देखते हैं। पहला भेद वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा को देखिए, कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, रीना गाना गा रही है। अब इन वाक्यों में आप देखें कि वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, राम बाजार जाता है, रीना गाना गा रही है। तो ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। साथ ही वर्तमान काल के भी उपभेद हैं। वर्तमान काल के 5 उपभेदों पर चर्चा होगी। आइए हम उन 5 उपभेदों को देखते हैं। साथ ही वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना प्रतीत हो। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना प्रतीत हो, उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसके वाक्य देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसकी पहचान आप समझ लीजिए कि सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उनकी पहचान क्या है। इसमें इस तरह के वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है जानना कि वाक्य में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं यदि लगा है तो यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। क्लियर। अब उदाहरण आप देख लीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है। यही इसकी पहचान है। ये क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। गीता गाना गाती है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। इसकी पहचान स्पष्ट है कि इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, यह जुड़ा रहता है। ठीक, सामान्य वर्तमान काल। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का दूसरा भेद, बहुत ध्यान से इसको भी देखिए। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते रहने का बोध हो, कंटिन्यूटी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, चलते रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके अंत में इसकी पहचान देख लीजिए। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। अब उदाहरण देखिए आप। जैसे यहां देखिए उदाहरण नहीं लिखा, उदाहरण आप इधर देख लीजिए। राम बाजार जा रहा है। ठीक है, राम बाजार जा रहा है। रीना गीत गा रही है। ठीक है, गा रहा है, रीना गीत गा रही है, राम बाजार जा रहा है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का होना पाया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, अगर इस तरह का उदाहरण दिया गया है जिसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यह आता है, तो यह निश्चित रूप से किसका उदाहरण है? ये अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उदाहरण से आपको समझ में आ गया हो गया कि अपूर्ण वर्तमान काल किसको कहते हैं। राम बाजार जा रहा है, सीता गाना गा रही है, रीना गाना गा रही है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आना चाहिए। ये इसकी पहचान है अपूर्ण वर्तमान काल की। अब जो है देखते हैं तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा भेद क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या कह रहा है? जब क्रिया के वर्तमान काल में
होने में संदेह प्रकट हो। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह प्रकट हो तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें देखिए क्रिया में ता ती ते जुड़ा होता है और उसके बाद में क्या होता है, ता ती ते के बाद में क्रिया में ता ती ते के साथ होगा, होगी, होंगे यह पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे आप स्पष्ट हो जाएगा। राम पत्र लिखता होगा, यहां देखिए क्रिया में ता जुड़ा है और क्या है, राम पत्र लिखता होगा। इसमें स्पष्ट नहीं है, वर्तमान काल में होने में संदेह है। संदेह मतलब होगा भी या नहीं भी होगा। संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य में आप देखिए राम पत्र लिखता होगा, यह आवश्यक नहीं है कि लिखता होगा और यह आवश्यक यह भी नहीं है कि लिखता नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, संदिग्ध स्थिति है। पहचान क्या है, ता ती ते के बाद में होगा, होगी, होंगे, होंगे यह जुड़ा होगा। राम पत्र लिखता होगा, इस वाक्य में कौन सा वर्तमान काल है, यह वाक्य किस काल में है, तो आप तुरंत कहिए संदिग्ध वर्तमान काल में है। ता होगा, ती होगी, सीमा नाचती होगी, ती होगी, सीमा नाचती होगी, यह भी संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला भेद, चौथा भेद क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, जब वर्तमान काल में काम के पूरा होने की आशंका रहती है। वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की आशंका रहती है तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य यानी संभावित, कार्य के वर्तमान काल में जब पूरा होने की संभावना रहती है। इसका उदाहरण देखिए, कह रहा है शायद आज वह आ जाए, शायद आज वह आ जाए। एक उदाहरण और आप देख लीजिए इसे, मेरी बात किसी ने सुन न ली हो, मेरी बात किसी ने सुन न ली हो, शायद वह आज आ जाए। ये सब क्या है, यह संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगला भेद, आज्ञार्थ वर्तमान काल। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आज्ञा जुड़ी होगी। वर्तमान समय में ही क्रिया करने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप। वर्तमान काल में ही, वर्तमान समय में ही क्रिया करने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण देखिए, सीमा तू पढ़। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, मेरी बात मानो। इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि आज्ञा क्या हो रहा है, इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। सीमा तू पढ़, वर्तमान काल में ही क्रिया को पूर्ण करने की या क्रिया करने की आज्ञा का बोध हो रहा है। सीमा तू पढ़, मेरी बात मानो। ठीक है, तो इस पेज में आपने वर्तमान काल के पांचों भेदों को तेजी से देख लिया। अब आइए हम देखते हैं भूतकाल को। सचिव भूतकाल से तात्पर्य है जब कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, यानी जब क्रिया के बीते हुए समय में पूरे होने का बोध हो तो वहां भूतकाल होता है। भूतकाल के यहाँ देखिए 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। इसको आप उपभेद कह सकते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। भूतकाल से प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठा के देख लेंगे तो प्रायः देखेंगे कि भूतकाल से ही उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इस भूतकाल के उपभेदों को आप बहुत ध्यान से देख लें। इसमें देखिए पहला उपभेद भूतकाल का है सामान्य भूतकाल। कह रहा है कि जब क्रिया की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है। बहुत ध्यान से देखिए, जब क्रिया की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु उसमें शर्त देखिए क्या कह रहा है, इससे यह बोध नहीं होता
कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब उस वाक्य से यह बोध न हो कि क्रिया अभी समाप्त हुई है या बहुत देर पहले समाप्त हुई है, यानी समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है, यह तो बोध हो रहा है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यह नहीं बोध हो रहा है क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है, अधिक देर हुई है, तो वहां होता है सामान्य भूतकाल। उदाहरण को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब पहला उदाहरण है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, यह कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अकबर ने पुस्तक अभी हाल में ही पढ़ी है या बहुत पहले पढ़ी है। मीना घर गई, इस वाक्य में भी देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मीना को घर गए कितनी देर हुआ। मीना बहुत पहले घर गई या मीना अभी अभी घर गई, इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह के अगर उदाहरण दिए गए हैं, उनमें कौन सा भूतकाल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। आइए भूतकाल के दूसरे भेद पर चर्चा करते हैं, आसन्न भूत। साथियों, आसन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ है निकट या समीप। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। यहां देखिए क्या कर रहा है, आसन्न से तात्पर्य क्या है? समीप या निकट। परिभाषा में देखिए क्या कर रहा है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। उदाहरण देखिए, अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, यानी इसको अभी हाल में ही पढ़ा है। मीना घर गई है, इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि क्रिया अभी हुई है। इसमें आप देखिए ऊपर वाले ही उदाहरण नीचे हमने रख दिए हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि जब आसन्न भूत होता है तो इस तरह का अगर उदाहरण है तो उसके अंत में आप देखिए है जुड़ गया है। मीना घर गई है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी है। यह एक आपको आसानी से अंतर करने के लिए इस तरह से मैंने कर दिया है कि इसमें देखिए है, इसमें है, अंत में वाक्य में जुड़ गया है। इससे क्या हो गया है? आसन्न भूत हो गया है। इन्हीं वाक्यों में आप है जोड़ दीजिए तो ये सामान्य भूतकाल के वाक्य क्या हो गए हैं? अकबर ने पुस्तक पढ़ी में है जोड़ दिया गया है, मीना घर गई में है जोड़ दिया गया है। तो ये सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं ये आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो गए। ठीक है, चलिए तीसरा भेद देखते हैं, पूर्णभूत। शब्द देखिए, इसको पूर्णभूत कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। बस एक लाइन समझिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, यह पूर्णभूत की बात कर रहा है। इसमें देखिए उदाहरण कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इसमें पूर्णभूत की बात हो रही है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। सीमा ने खाना बनाया था। अब इसमें एक आप जान लीजिए, इसका क्लिप जान लीजिए कि इस तरह के पूर्णभूत के उदाहरणों, पूर्णभूत काल के वाक्यों के अंत में आप देखेंगे कि था अवश्य होता है ना। देश आजाद हुआ था, सीमा ने खाना बनाया था भूतकाल के अन्य अपभेदों में भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कार्य के पूरा होने का बोध हो रहा है कि भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था, सीमा ने खाना बनाया था, यह कार्य पूर्व हो चुके हैं भूतकाल में ही। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला उदाहरण, अपूर्णभूत। पूर्णभूत आपने देख लिया, अपूर्णभूत। चौथा भेद, क्रिया के, ध्यान से देखिए, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं। बहुत ध्यान से देखिए, अपूर्ण, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, तो वहां होता है अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखिए, सचिन बल्लेबाजी कर रहा था। सचिन बल्लेबाजी
कर रहा था, अब वो बल्लेबाजी पूर्ण कर चुका या नहीं यह पता नहीं चल पा रहा है। भूतकाल में क्रिया हो रही थी, बल्लेबाजी कर रहा था, किंतु इस वाक्य में देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बल्लेबाजी पूरी हो चुकी या अभी बल्लेबाजी कर रहा है। तो यहाँ अपूर्ण भूत होता है। जैसे भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, सचिन बल्लेबाजी कर रहा था, इन तरह के उदाहरणों में आप देखेंगे तो क्या होता है, अपूर्ण भूत होता है। इनमें क्या है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु कार्य समाप्त हुआ या नहीं इसका बोध नहीं होता है। बहुत ध्यान से देखिए अगला उदाहरण, अगला उपभेद भूतकाल का संदिग्ध, यानी पांचवा उपभेद संदिग्ध भूतकाल। इसमें शब्द आप देखिए, संदिग्ध से आप स्पष्ट हो जाएगा, संदिग्ध का जहां मतलब संदेह हो, बीते हुए समय में जिस कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, मोहन हरिद्वार पहुंच गया होगा, मोहन हरिद्वार पहुंच गया होगा, राजू चला गया होगा। इन वाक्यों में देखिए अंत में क्या है, होगा, होगी, होंगे। भूतकालिक क्रिया होने के बावजूद अंत में इसकी पहचान यही है, मोहन हरिद्वार पहुंच गया होगा। क्रिया भूतकाल में होने में संदेह है, इसलिए इस तरह के वाक्यों में अंत में आप देखेंगे संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे पाया जाता है। ठीक है, बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने में संदेह है, पहचान इसकी है कि अंत में होगा, होगी या होंगे होते हैं। चलिए एक और उपभेद जो अंतिम उपभेद है भूतकाल का, हेतु हेतुमद भूतकाल। परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया है इसका उदाहरण, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। हेतु का मतलब क्या होता है, प्रयोजन। हेतु का मतलब क्या होता है, प्रयोजन या उद्देश्य। हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल एकदम रोचक सा नाम है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, यानी वाक्य में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इसमें दो क्रिया वाक्य में अनिवार्य रूप से होती है। हेतु हेतुमद भूतकाल के वाक्य का कोई उदाहरण है तो उसमें दो क्रिया अनिवार्य रूप से होगी। जैसे देखिए इसका उदाहरण, पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, प्रदूषण नहीं होता। यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते, पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता। इसमें क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, आश्रित है। अपने आप को स्वच्छ रखते तो बीमार नहीं पड़ते। बीमार तब नहीं पड़ते जब आप अपने आप को स्वच्छ रखते, यानी इसमें बीमार होना किस पर, अपने आप को स्वच्छ रखने पर आश्रित है। तो जब क्रिया में एक क्रिया भूतकाल की एक क्रिया पर जब दूसरी क्रिया आश्रित हो तो क्या होता है, हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। ठीक है साथियों, इस पेज आपने भूतकाल, इस पेज में भूतकाल के भेदों को आपने देख लिया। अब आइए हम भविष्यकाल और उसके उपभेदों को देखते हैं। साथियों आप अवगत हैं कि जब वाक्य में क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो तो वहां कौन सा काल होता है, भविष्य काल होता है। भविष्य काल के यहाँ हम मुख्य रूप से तीन भेदों को देखेंगे। पहला भेद है सामान्य भविष्य काल। इस बहुत ध्यान से देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो। बहुत ध्यान से देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। इसकी पहचान यह है कि क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा जुड़ा रहता है। उदाहरण देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। मोनू स्कूल जाएगा, एगा, मोनू स्कूल जाएगा। गीता गाना गाएगी, एगी। मैं लखनऊ जाऊंगा, ऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ सामान्य भविष्य काल का आपने समझ लिया होगा कि इस तरह के जब वाक्य होंगे, जाएगा, गाएगी, जाऊंगा, इस तरह का अंत में एगा, एगी, ऊंगा, एंगे, इस तरह होंगे। तो इस तरह से यह सामान्य भविष्य काल में होगा। सामान्य भविष्य काल का उदाहरण आप देख लीजिए, इस तरह के वाक्य सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण संभाव्य भविष्य काल। यहाँ संभाव्य शब्द संभावना से जुड़ा है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। उदाहरण देखिए, हो सकता है चुनाव फिर से हो सकता है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो सकता है चुनाव फिर से हो। ठीक है। संभवतः वह कल आए, यहां संभावना व्यक्त की जा रही है भविष्य में कार्य होने की, तो यहां संभाव्य भविष्य काल है। ठीक है। चलिए भविष्य काल का तीसरा भेद और अंतिम, हेतु मद भविष्य काल। इसमें भी क्या है, भविष्य में जब किसी क्रिया का होना या ना होना किसी कारण पर निर्भर हो, तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। यह देखिए दोनों उदाहरण आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण कह रहा है, इतनी ठंड रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ ही हो जाएं। इतनी ठंड रहे तो, यह क्या है, यह कारण है, इतनी ठंड रहे तो, और यह जल स्रोत बर्फ ही हो जाएं, यह क्या है, इस क्रिया का होना, यानी जल स्रोत के बर्फ होने के लिए कारण क्या है, इस कारण पर निर्भर रहे कि इतनी ठंड रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ ही हो जाएं। वह लगातार इतना परिश्रम करे तो सफल ही हो जाए के लिए आवश्यक है कि वो लगातार इतना परिश्रम करे, यानी इस कार्य के लिए इस कारण का होना अनिवार्य है। फिर से एक बार इसको देखिए, भविष्य में जब किसी क्रिया का होना या न होना किसी कारण पर निर्भर हो, तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में हमने काल की परिभाषा, काल के भेद, काल के उपभेदों पर उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि काल की अवधारणा आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार आप फिर से बैक करके देख लें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ कोई कठिन या कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों से शेयर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको यह अच्छा लगा है, तो जिससे हम और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।